करेंगे कॉस्ट इन लॉन्ग रन। तो देखिए सबसे पहले जब हम लॉन्ग रन के अंदर हमारी कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, तो लॉन्ग रन की जब भी बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे आपके वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब क्या है, आप सभी फैक्टर को चेंज कर सकते हो। जैसे शॉर्ट रन के अंदर क्या था, हमारे फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड थे, एक फैक्टर फिक्स रहता था, एक वेरिएबल रहता था, जबकि यहाँ पर सारे ही वेरिएबल होंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए फर्म को जो है अपनी मशीनें बढ़ानी है, फर्म को लेबर बढ़ानी है, तो वो यहाँ पर बढ़ा सकती है। इट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल हेयर, नो फिक्स फैक्टर्स आर देयर इन लॉन्ग रन। क्लियर? तो अब अगर हम लॉन्ग रन की बात कर कॉस्ट इन लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या होती है, इसके अंदर जो फर्म है उसका मेन टारगेट क्या होता है, अपनी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको मिनिमम करना। इट मीन्स जो आउटपुट उसे प्रोड्यूस करना है, तो उसका मेन टारगेट होता है कि उस आउटपुट को प्रोड्यूस करना, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पर। तो ये उसका मेन टारगेट रहता है लॉन्ग रन के अंदर। अगर मान लीजिए फर्म को, इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझें, फर्म को मान लो फ्यूचर का टाइम मिल गया और वो अपनी फैक्ट्री को प्रॉपर एडजस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना। एक एग्जांपल से देखिए, मान लो एक बेकरी है, ठीक है, उसको पहले क्या होता था, वो एक मशीन से 100 केक बना रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, अब 100 की जगह 200 जो है डिमांड हो गई है। तो अब क्या होगा, अब ओनर के पास ऑप्शन है कि वो मशीन बड़ी लगा सकता है, वो वर्कर्स ज़्यादा हायर कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी को भी क्या कर सकता है, बेटर कर सकता है। तो और ये सारी चीज़ें वो कर सकता है क्योंकि आप लॉन्ग रन के अंदर बात कर रहे हो, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर अब उसके पास बेनिफिट है कि अब उसने ये सारी चीज़ें जैसे ही चेंज किया, तो वो अब 100 की जगह 500 केक बना पा रहा है। और अगर 500 केक बनाएगा तो ऑब्वियसली उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन एडजस्टमेंट कहते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट की जब बात करते हैं तो मेन टारगेट क्या होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम करना, लेकिन कॉस्ट को मिनिमम करना। क्लियर? तो अब बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। तो देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में बेसिकली क्या होता है, तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आप LAC आप दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पर आपकी जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है, वो आपका कहलाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब जैसे हम शॉर्ट रन के अंदर जब एवरेज कॉस्ट निकाल रहे थे तो उसका बेसिकली हम क्या करते थे, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, राइट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। बात तो वही है ना। ये आपका लॉन्ग रन, देखिए लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट भी वेरिएबल होगी। तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो आप कैसे निकालोगे, जब आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको क्या कर दोगे, पहले उसको फाइंड आउट करोगे, मतलब आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करोगे, फिर आप टोटल कॉस्ट को क्या कर दोगे, उसकी क्वांटिटी से माइनस कर डिवाइड कर दोगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर हम इजी वे में इसको समझे, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो हम निकालते थे, तो हर एक फैक्ट्री साइज का अपना एक शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। अब लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट को लेकिन क्या करता है, ये चेक करता है कि किस फैक्ट्री साइज पर प्रोडक्शन सबसे चीप हो रहा है। अब अलग अलग फैक्ट्री साइज है ना, अब अलग अलग मान लीजिए एक फैक्ट्री साइज में आपने ये निकाला, सेकेंड फैक्ट्री साइज का आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये निकला है, तो अब कौन सी फैक्ट्री साइज पर प्रोडक्शन सबसे चीप हो रहा है, सबसे सस्ता हो रहा है, इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो सारे के सारे शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को टच करता है। इसको हम प्लानिंग कर्व या एनवेलप कर्व भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक, हम इसको समझते हैं अभी, यस देखिए एवरेज टोटल को जब हम शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते थे तो वो कैसे बनाते हैं, लाइक दिस, है ना। अब लॉन्ग रन के अंदर जब हमें बनाना है, अब जैसे मान लीजिए फर्म ए ने अपना ये बनाया है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, फर्म बी ने अपना बनाया है ये वाला एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये फर्म बी का है। लेकिन अब लॉन्ग रन के अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी फर्म ने जो है अपना प्रोडक्शन सबसे चीप किया है। तो उसके लिए आप क्या करेगा, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जब हमें बनाना होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना है, तो वो बेसिकली एक एनवेलप कर्व बनता है, वो फ्लैट यू शेप होता है लाइक दिस, और ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब ये फ्लैट यू शेप बनने का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर जितने भी आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं ये सबको टच करता है।
ताकि ये एस्टिमेट कर सके, ये डिटरमाइन कर सके कि किस फैक्ट्री जो है उसने सबसे चीप आपका जो है प्रोडक्शन किया है, चीप जो है अपना कम कॉस्ट के ऊपर अपना क्या कर दिया है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया है। तो इसीलिए ये देखो एक एनवलप की तरह है ना ये वाला, इसीलिए इसको प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको आगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसका कर्व कैसे बनता है, ये रहा, ये आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसमें आपने क्या किया, ये आपका इधर है लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये आपका फ्लैट यू शेप है, फ्लैट यू शेप देख रहे हो। अब इसके अंदर देखो छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बने हैं। ये अलग अलग फर्म के हैं, अलग अलग फैक्ट्री के हैं। और इसका मेन रीज़न क्या है, ये अब इसके अंदर ही कवर क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि किस फैक्ट्री ने सबसे जो है कम प्राइस पे, कम कॉस्ट पे जो है अपना प्रोडक्शन किया है, वो इसमें यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट को प्लानिंग कर्व या एनवेलप कर्व भी कहते हैं। अब ये जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ये यू शेप ही क्यों है, ये है तो यू शेप ना, फ्लैट यू शेप है, तो ये यू शेप क्यों होता है। तो देखिए बेसिकली क्या है, आपकी स्टार्टिंग में आप देखोगे, स्टार्टिंग में ना कोस्ट गिरती चली जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पर कोस्ट गिर रही है, रुकिए मैं पेन चेंज करूँ, ये देखो आपकी कोस्ट स्टार्टिंग में गिर रही है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हुई, और फिर आपकी कोस्ट देखो बढ़ना शुरू हो गई। तो ये एक क्या बना रहा है, यू शेप बना रहा है कि गिरी, फिर कांस्टेंट, और फिर बढ़ गई। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे आपका रीज़न है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस वजह से आपका जो है ये पहले कॉस्ट गिर रही है और फिर कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट गिरती है तो उसको बोला जाता है, ये जो गिर रही है ये किस वजह से है, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और जो बढ़ रही है वो किस वजह से होती है, आपकी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। अब ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है। देखो इकोनॉमीज का मतलब अगर मैं समझूं तो बेसिकली आप देखिए जब आपको फ़ायदा मिलता है एक फर्म को, अब तो इसका मतलब क्या है कि जब मान लीजिए फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जैसे ही फर्म ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई ना। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाया और पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज मिलना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना, उसका फ़ायदा मिलना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस वजह से कॉस्ट कम हुई तो आपको क्या मिल रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या होता है कि जब फर्म बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है तो वो होती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब कि फर्म के बढ़ने पे, फर्म के छोटे होने पे, कम होने पर, या प्रोडक्शन के कम होने पर, मतलब जब भी आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो ना, साइज़ का फ़ायदा उठाते हो, तो उसे इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है। इसको और हम डिटेल में आगे समझेंगे। अच्छा, एक ये डायग्राम है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको अगर शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस याद है तो मैं यहाँ पर एक बनाकर दिखाती हूँ। देखो शॉर्ट रन के अंदर जब टोटल कॉस्ट कर्व बनाने की बात आई थी तो हमने कैसे बनाया था, मैंने आपको बताया था कि उसकी शेप इन्वर्टेड एस होती है। इट मीन्स यहाँ से हम शुरू करते हैं, इधर आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, और एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, और यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं वेरिएबल को। तो ये आपका वेरिएबल आपका यहाँ से ही हमने शुरू किया था लाइक दिस, लेकिन आपका जो टोटल है वो आपका यहाँ से शुरू होके हमने ऐसे बनाया था, आपको याद होगा। तो ये हमने बनाया था किसमें, आपके शॉर्ट रन के अंदर। अब अगर मैं लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ तो लॉन्ग रन के अंदर क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के अंदर अगर हम बात करें, देखो वही डायग्राम तो वैसा ही बनेगा जैसा हम बना रहे थे कि आपका टोटल कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये बन गया। अब लेकिन ये शॉर्ट रन में ऐसा था, अब लॉन्ग रन में मैंने आपको बोला था ना कि आपकी जो छोटी छोटी फर्म है उसका जो कर्व है वो टच करता है आपके लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को। क्यों, क्योंकि उसमें ये देखना होता है कि किस फैक्ट्री में, किस फर्म में जो है सबसे चीप जो है प्रोडक्शन की है, राइट। तो अब यहाँ पर भी बेसिकली क्या है कि जब हम फर्म्स की बात करते हैं तो ऐसे ही आपकी मान लीजिए फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 1 का आपको निकालना है तो वो भी इस तरह से ही आपका एस शेप बनाएगी। फैक्ट्री 2 का अगर आपको निकालना है तो वो भी लाइक दिस, इस तरह से ही आपका शेप बनेगा।
फैक्ट्री 3 का निकालना है तो इस तरह से। कहने का मतलब है आपका जो कर्व होगा उसका शेप इन्वर्टेड एस ही रहेगा। हालांकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बस ये आपको समझाया जा रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर ये एनवलप कर्व वाला किया था वैसा ही आपका यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर्व में भी आपको देखने को मिलता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। उसके बाद नीचे वाला डायग्राम तो आपका वही सेम रहेगा, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो एक आपका एनवलप की तरह काम होता है और उसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इस तरह से बना दिए जाते हैं। तो ये आपका कहलाता है लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ताकि ये देखने के लिए कि किस फर्म ने, किस फैक्ट्री ने जो है कितना सबसे मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की। तो इकोनॉमीज देखिए क्या होता है कि जब आपको कोई भी इंक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है और आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन करने का वो कम हो जाता है, या आपका आउटपुट जो है पर यूनिट बढ़ जाता है। सिंपल से शब्दों में अगर मैं बोलूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, आपका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट आपका क्या है, कॉस्ट कम हो रहा है। ठीक है, या आपका फैक्ट्री का साइज बढ़ रहा है, उस वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ा और आपकी कॉस्ट कम हो गई। ये है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा, आपका फैक्ट्री का साइज बढ़ा, ठीक है, उस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ी, कम नहीं, मैं कह रही कॉस्ट बढ़ी, लेकिन आपका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, तो ये होता है आपका डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये आपका इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज कहलाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमीज मतलब जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स की बात हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, हमारे को जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो दो तरह से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज, एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखिए, आई डोंट नो ये आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपकी नॉलेज को थोड़ा एनहांस कर सके। तो देखिए, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है, ये वो इकोनॉमीज होती है जो इंडिविजुअल फर्म को मिलती है। जो किसको मिलती है, इंडिविजुअल फर्म को मिलती है, उसको बोला जाता है इंटरनल इकोनॉमीज। मतलब फर्म खुद ग्रो कर रही है, खुद ही तो ग्रो कर रही है और खुद ही उसको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, किसी और फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ग्रो होने की। पूरी इंडस्ट्री ग्रो होने पर जब सभी फर्म्स को उसका क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपकी कहलाती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, वो कहलाती है आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर देखिए, इंटरनल इकोनॉमीज आपको समझ में आ गया, जब इंडिविजुअल फर्म अपनी ग्रोथ करती है तो वो आपकी कहलाती है इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनल इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फर्म जो है अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, और जब फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको हम इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। और ये बेनिफिट सिर्फ उस स्पेशल फर्म को मिलते हैं, और उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए फर्म की मैनेजमेंट अच्छी थी, उस वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अनदर फर्म, उसकी स्पेशलाइजेशन का उसको बेनिफिट मिल सकता है। इस तरह से मतलब इंटरनल जिसमें एक इंडिविजुअल फर्म की ग्रोथ हो रही है, इंडिविजुअल फर्म को बेनिफिट मिल रहा है। इंटरनल इकोनॉमीज आपकी दो तरह की, रियल और पेक्यूनरी होती है। रियल का मतलब क्या होता है, देखिए, रियल मतलब जब फर्म की एक्चुअल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एक्चुअल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपकी रियल इकोनॉमीज होती है। कि अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे, पहले उस काम को आप बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, बहुत एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप जो है उस काम को करते करते इतना एफिशिएंट तरीके से करने लग गए कि आपके जैसा काम कोई और कर ही नहीं सकता। इट मीन्स आपको रियल इकोनॉमीज का बेनिफिट मिल रहा है। और पिक्यूनरी होता है मनी टर्म्स में बेनिफिट मिलना। मनी टर्म्स का मतलब आपने कॉस्ट को कम कर लिया, आपने जो है अपना पैसा कहीं और बचा लिया, आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता मिल गया। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है, मतलब जब आप मनी टर्म्स में अपना पैसा बचा रहे हो, वो पिक्यूनरी इकोनॉमीज होती है। और रियल मतलब जब आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, बेसिकली अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो वो आपकी रियल इकोनॉमीज होती है। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जब हम बात करते हैं ना, तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी जो है बहुत तरह की होती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी आपके आती है इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर।
तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपके टेक्निकल इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप मान लीजिए बड़ी-बड़ी मशीनें यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आपने बिग मशीन्स जो है अपने फर्म में लगा दिया, तो उससे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन फास्ट होगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना ऑब्वियसली। सेकंड होता है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है? अलग-अलग मैनेजर, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स अगर हैंडल करेंगे, देखो अलग-अलग मैनेजर है जो अपने काम में प्रोफिशिएंट है, जैसे जो एचआर देखता है, तो ऑब्वियसली वो अपने एचआर वाले मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल करेगा, एचआर वाले डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल करेगा। किसी का एडमिन का काम है तो वो अपने एडमिन डिपार्टमेंट को अच्छे से करेगा। तो जब आप क्या करोगे, अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए दे दोगे, तो आपको वहाँ का बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने वर्क में स्पेशलाइज होता है। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो अब फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपकी जो फर्म है वो बहुत बड़ी है, आपको जो है लोन बहुत ईज़िली मिल रहा है, तो ये भी तो आपके लिए इकोनॉमिक्स है, फ़ायदा ही तो है, आपको लोन ईज़िली मिल जा रहा है, ठीक है? या फिर आपका जो है पोटेंशियल फाइनेंस फ्रॉम रिटेन्ड प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारा पैसा सेव कर रखा है, उसको आप यूज़ कर रहे हो अपनी फर्दर जो है ग्रोथ करने के लिए, तो आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का बेनिफिट मिल सकता है कि आपकी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट में हर कोई जो है आपको लोन देने को तैयार है, कैपिटल रेज़ करने के लिए तैयार है, तो ये आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का बेनिफिट देता है। फिर आता है आपका, मान लीजिए मार्केटिंग इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो है वो क्या है, स्पेशलिस्ट स्टाफ अपॉइंट करते हैं। अब अगर मैं अपने फ़र्म की एडवर्टाइज़मेंट अच्छे से करूँगी, तो बताओ मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरी जो सेल है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी इसका मतलब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाऊँगी तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कम होगी। तो कहीं न कहीं बेनिफिट मिला या नहीं मिला? तो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स या परचेज़िंग इकोनॉमिक्स का भी बेनिफिट मिलता है। आपकी जो, अगर आप बल्क में बाय कर लेते हो, परचेजिंग इकोनॉमिक्स का मतलब आपने अगर बल्क में बाय कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगी, प्राइस उसका कम हो जाएगा, राइट? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है आपकी वो भी क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी ब्रांड का अगर काम कर रहे हो तो वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो फर्म्स है वो लॉसेस को ईजिली हैंडल कर लेती है। तो लार्ज फर्म्स जो है वो रिस्क भी अफोर्ड कर पाती है नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज से। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेसेस के जो अदर पार्ट्स है ना वो अभी प्रॉफिटेबल में होते हैं। मान लीजिए मैं ऑलरेडी जो है मतलब 5 प्रोडक्ट्स को मैं डील कर रही हूँ, मैं एक नया छठा प्रोडक्ट ले आई, तो अगर इसके अंदर रिस्क है नो डाउट, लेकिन मेरे बाकी के जो 5 प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मार्केट में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क जो है हम बियर करने की कैपेसिटी हमारे पास आ जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर आप वो 6 वाला रिस्क बियर करोगे और मान लीजिए आपका जो वो प्रोडक्ट है वो ग्रो कर गया, तो आपकी फर्म ग्रो करेगी ना, इट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, राइट? तो इसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, जब आपकी पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में मतलब जब आपकी क्या है, पूरी इंडस्ट्री ग्रो होने पर सभी फर्म को बेनिफिट मिलता है। पूरी इंडस्ट्री, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टेलीफोन इंडस्ट्री पूरी की पूरी ग्रो कर रही है, तो ये आपका क्या हुआ, इस इंडस्ट्री में जितने भी आपके वो होंगे आउटलेट्स हैं, जितने भी आपके फर्म्स हैं, वो सारी क्या करेगी, वो सब ग्रो करेगी। आपका जो है रिटेल सेक्टर अगर पूरा का पूरा ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी आपकी फर्म्स आएगी वो सबको बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो इंडस्ट्री अगर ग्रो हो रही है तो सभी फर्म्स को फायदा मिल रहा है। ये आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। ये बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, जबकि वो फर्म स्पेसिफिक था। ये अवेलेबल होता है सभी फर्म्स के पास इन इंडस्ट्री, जहां पर स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है होल एक्सपेंड करता है। इसका मतलब होता है वो सारे बेनिफिट एंड फैसिलिटी जो कि अवेलेबल होते हैं सभी फर्म के पास एक गिवन इकोनॉमीज में। इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये 3 आते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, जल्दी से इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो एक जगह सेम इंडस्ट्री की फर्म अगर आ जाए, एक ही जगह पर अगर सेम इंडस्ट्रीज की फर्म आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है सूरत जो है वो क्या है, टेक्सटाइल हब है, राइट? और सारी की सारी फर्म्स अगर सूरत में आ जाएगी जो कि टेक्सटाइल में डील कर रही है, तो बताओ सभी फर्म्स को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऑटोमेटिकली सूरत फेमस है टेक्सटाइल के लिए, तो जितनी भी फर्म वहाँ पर होगी जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, तो ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट? अब जैसे नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा एक इलेक्ट्रॉनिक हब है। नोएडा छोड़िए, आप ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करती हूँ, ग्रेटर नोएडा आपको पता है सारे कॉलेजेस का हब है,
राइट। अब ये सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस जो है, अगर वो सब ग्रेटर नोएडा में आकर एस्टैब्लिश हो जाते हैं, ग्रेटर नोएडा में काम करते हैं, तो बताओ सबको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, किसी को भी अगर जॉब करना है वो वहाँ आएंगे, स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो सब ग्रेटर नोएडा जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, सभी फॉर्म्स को बेनिफिट मिल रहा है, सभी कॉलेजेस को बेनिफिट मिल रहा है। तो यही आपका इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो बेसिकली ये रिलेटेड होता है एडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर सारे स्किल्ड लेबर वर्कर एक साथ मिल जाए, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसमें सब्सिडीज का बेनिफिट मिल रहा है। देखो बेसिकली बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। अब जैसे मैंने अभी ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस की बात किया, राइट। अब कॉलेजेस सारे के सारे ग्रेटर नोएडा में हैं, राइट, सबको ये बात पता है। एक सेकेंड, सबको ये बात पता है। अब अगर मुझे अब जॉब करनी है, ठीक है, अब हर कॉलेजेस को ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ तो चाहिए, क्योंकि पढ़ाएगा कौन, टीचर्स होने चाहिए। अब मुझे पता है कि ग्रेटर नोएडा इज़ द हब ऑफ कॉलेजेस, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर जाऊँगी। किसी भी कॉलेज में सपोज करो मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे वहाँ पर काम करना है, तो जो स्किल्ड लेबर है उसके मिलने के चांसेस कहाँ सबसे ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हर कोई वहाँ पर जाने का सोचेगा। अब हर कोई वहाँ जाने का सोचेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है मेट्रो भी बहुत सारी चलेगी, आपको ऑटो भी चलते हुए मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, तो आप देखोगे बीच में कैफ़ेज़ बहुत सारे ओपन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो बेनिफिट मिल रहा है, सबको पता है कि पूरा क्राउड वहाँ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंसंट्रेशन का बेनिफिट मिला ना, कि जब सारी एडवांटेज मतलब सारी चीज़ अवेलेबल हो रही है एक ही जगह पे, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद में आता है इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो फर्म जब क्या है, देखो इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म अगर कलेक्टिवली रिसर्च या जर्नल पब्लिश करती है। अब जैसे कि मान लीजिए व्हेन नंबर ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री इंक्रीज, अगर इंडस्ट्रीज के अंदर फर्म बढ़ गई तो वो उनके लिए पॉसिबल है कि वो क्या करेगी, एक मिलकर एफर्ट्स लगाएगी और एक कलेक्टिव एक्टिविटीज़ करेगी। मतलब कोई भी चीज़ें अगर करनी है, इवन उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, तो वो मिलकर करेगी, तो उन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो एक साथ मिलकर रिसर्च कर रही है, कोई जर्नल पब्लिश कर रही है, उनके रिसर्च की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, सॉरी कॉस्ट कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। वो दे डोंट फील द नेसेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च और इंडिविजुअल बेसिस, उन्हें अलग अलग रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर वो क्या है, कलेक्टिवली मिलकर एफर्ट्स करते हैं कि ठीक है हम कलेक्टिवली मिलकर जो है काम करेंगे तो हम सबका कहीं ना कहीं कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिक एंड ट्रेड जर्नल ये सब पब्लिश होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब उन्हें रिसर्च करनी है, और अगर रिसर्च करनी है, इंडिविजुअल रिसर्च करने पर बहुत कॉस्ट आती है। इट्स बेटर कि आप जो है कलेक्टिवली रिसर्च करो, ताकि सबका जो है फ़ायदा हो सके। इसके बाद में आता है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसकी बात अगर हम करें तो अलग अलग फॉर्म जो है प्रोडक्शन, अलग अलग फॉर्म प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आपस में क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। जैसे कि मान लीजिए, अब अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मोबाइल इंडस्ट्री की हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मोबाइल इंडस्ट्री में अलग अलग फॉर्म है। एक फॉर्म जो है वो सपोज करिए बैटरी बना रही है, ठीक है। दूसरी फॉर्म जो है वो क्या है, उसका स्क्रीन बना रही है। तीसरी फॉर्म जो है वो क्या बना रही है, प्रोसेसर बना रही है। तो अब क्या हुआ, अब हर फर्म अलग अलग काम कर रही है, तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जो बैटरी बनाने वाली फर्म है वो स्पेशलाइज्ड है बैटरी बनाने में, जो स्क्रीन बनाने वाली फर्म है वो स्पेशलाइज्ड है स्क्रीन बनाने में, ठीक है। सेकंड इसका बेनिफिट क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। अब जो रिसोर्सेज बैटरी वाले को चाहिए वो स्क्रीन वाला क्यों रखेगा अपने पास, और जो स्क्रीन वाले को चाहिए वो बैटरी वाला नहीं रखेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। जब एक इंडस्ट्री डेवलप होती है, फर्म जो है एंगेज करती है इन इट्स म्यूचुअली वो एंगेज करती है और एग्री करती है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर लेगी। हर एक फर्म स्पेशलाइज्ड होती है प्रोडक्शन करने में एक पर्टिकुलर आइटम को, जो कि उस इंडस्ट्री से कंसर्न होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होता है और वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होता है। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, तो देखिए बेसिकली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है मतलब सेम टाइप की जो फर्म है वो आपस में मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए सेम टाइप की फर्म का मतलब क्या है, एक मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो दूसरी मोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ मिल गई, आपस में मर्ज कर लिया, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, मतलब आप कंपटीशन कम कर लेते हो, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फर्म होगी वो वीक वाली को क्या करेगी, मर्ज कर लेगी, ठीक है।
उसमें बेसिकली कंपटीशन कम हो जाता है, मार्केट का शेयर बच जाता है बढ़ जाता है और कस्टमर भी आपके बहुत बढ़ जाएँगे, तो ऐसा इसमें इसलिए किया जाता है। और जबकि अगर हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन की अलग-अलग स्टेजेस को कंट्रोल किया जाता है, जो अभी हमने बात किया कि एक स्टेज आप कर लो, सेकंड स्टेज आप कर लो, थर्ड प्रोसेस आप करो, फोर्थ आप कर लो। जैसे एक बैटरी बना रहा है, एक स्क्रीन बना रहा था, एक उसे असेंबल कर रहा है, तो ये आपका कहलाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, सॉरी डिस नहीं, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसकी वजह से जो है आप देखोगे आपको ये बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर हम डिस इकोनॉमीज की बात करें, हालांकि ये इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ डिस इकोनॉमीज क्या होता है। जब हम इसके अपोजिट की बात करते हैं, अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि आपकी फर्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट उसकी बढ़ने लगती है, तो उसे हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने फर्म को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। अब एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा आएगी ना। मान लीजिए एक कंपनी बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए, उसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस भी स्लो हो गया, वेस्टेज होना भी शुरू हो गए। तो अब क्या होगा, अब उसका प्रोडक्शन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। इसी को तो बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बस इतना। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।